वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 7 फरवरी 2022 और 7 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक चीज ध्यान रखिए, ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। इसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। लगभग 38 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार बिहार में है इस रिपोर्ट के आधार पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार दूसरे स्थान पर है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर राजस्थान है। ये भी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है 2022 में, तो बिहार से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे इस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें प्रीवियस एक वर्ष के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया जो कि बिहार स्पेशल है। 1000 से अधिक प्रश्न आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा समग्र विश्लेषण के साथ। अगर आपसे पढ़ते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी बिहार करंट अफेयर्स के नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलते हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर के 2021 तक बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90,000 से अधिक लोगों का पासपोर्ट इस अवधि के दौरान यानी कि 2000 से लेकर 2021 तक बिहार में बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में आई पासपोर्ट कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 तक बिहार में 90,000 से ज्यादा लोगों ने पासपोर्ट बनवाए हैं और इस मामले में सिवान अव्वल रहा है। यानी कि पासपोर्ट बनवाने के मामले में पिछले एक दशक की अगर हम बात करें तो इस पिछले एक नहीं बल्कि 2 दशक की अगर हम बात करें पिछले 20 वर्षों में जो अव्वल जिला रहा बिहार का यह है सिवान जिला। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम पटना की बात करें तो पटना इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा और गोपालगंज जिला दूसरे नंबर पर रहा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो मतलब रैंकिंग है ये आपको ध्यान रखना है। पिछले 20 वर्षों में बिहार में पासपोर्ट बनाने में सबसे आगे है सिवान, दूसरे स्थान पर है गोपालगंज और तीसरे स्थान पर है राजधानी पटना। और यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके बारे में और भी कुछ पॉइंट है। तो पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2019 में बिहार में 3,23,197 पासपोर्ट बने थे, जबकि कोरोना के कारण इसकी संख्या वर्ष 2000 में, यहाँ पे 2000 नहीं बल्कि 2020 होना चाहिए, 2020 में घटकर 1,81,000 रह गई। कोरोना संक्रमण की वजह से जो मतलब कहते हैं इसकी आंकड़े में जो कमी आई मतलब ये पासपोर्ट बनाने में, तो 2020 में घटकर 1,81,000 हो गई और फिर अगले वर्ष 2021 में 2,70,438 लोगों के पासपोर्ट बना या फिर बनाया गया। तो ये आंकड़े से भी जो अभी हाल ही में आए हैं ये पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक ये जारी किया गया था। इस आधार पर ये सारी चीजें निकलकर सामने आई है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, अभी चर्चा हुई है बिहार के सिवान जिले की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम के ही रहने वाले थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले और दूसरे राष्ट्रपति थे जो कि बिहार से संबंध रखते थे। यानी कि एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से संबंधित थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ग्राम को यानी कि जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने अपने शब्द में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। यह ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आया है गोपालगंज। तो गोपालगंज जिला की अगर हम बात करें तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ये है गोपालगंज। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च हो गई। इसकी शुरुआत जो अभी हाल ही में हुई है इसका राइट आंसर होगा IGIMS पटना, अर्थात इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर हमने इसे विस्तार से लिखा है। आप जो दवा खा रहे हैं वह कितनी कारगर है या फिर दवा का साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कौन सी दवा का किस बीमारी में सही इस्तेमाल होगा, इन सब की जानकारी के लिए IGIMS पटना यानी कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के फॉरेंसिक व फार्माकोलॉजी विभाग की ओर से रिसर्च जारी है
और रिसर्च के लिए चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि जैसे छोटे जानवरों को पहले दवाएं दी जाती है। ऐसे में रिसर्च का दायरा बढ़ाने के लिए संबंधित जानवरों के परिसर में ही रहने का इंतजाम किया जाएगा। इसी को लेकर अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया है, जो कि आपको ध्यान रखना इसी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में किया गया है। यहाँ पर इसी पॉइंट को हमने लिखा है। इसके लिए हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जो कि अगले 1.5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। रिसर्च का दायरा को बढ़ाने के लिए, रिसर्च में तेजी लाने के लिए कर सकते हैं, जो छोटे पशु खास करके चूहे, गिलहरी, खरगोश आदि को मतलब यहाँ पर कर सकते हैं रखा जाएगा। यहाँ पर आवास मतलब इनको प्रदान किया जाएगा ताकि रिसर्च बेहतर तरीके से हो। चलते अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये नाम याद रखिए, ऋतुराज चौधरी इनका नाम है। आपको बता दूं कि हाल ही में बेगूसराय के आईआईटी मणिपुर के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ऋतुराज चौधरी ने सर्च इंजन गूगल में बग खोज निकाला, यानी कि गलती ढूंढ निकाला है। और गूगल ने भी यह माना है कि उसकी साइट में बड़ी चूक है, उसका फायदा कोई भी ब्लैक हैट हैकर उठा सकता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, इस बग की पुष्टि होने के बाद गूगल ने छात्र का नाम यानी कि ऋतुराज चौधरी का नाम अपने रिसर्चर की सूची में डालते हुए उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा है। ये तमाम चीजें ध्यान रखिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ऋतुराज चौधरी बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं, जो कि आईआईटी मणिपुर में बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में देश में 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है। देश के 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। इसका राइट आंसर होगा 75, यानी कि 75। आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपये की घोषणा के साथ ही देश में पहली बार 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना का ऐलान किया है। ये कह सकते हैं बजट जो भी हाल ही में पेश किया गया 1 फरवरी 2022 को, उसी में कह सकते हैं ये सारी बातें कही गई है। और निर्मला सीतारमण की बात है तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये इनके कार्यकाल का चौथा बजट है। अगर हम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से देखें तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये 10वां बजट था, बजट सत्र 2022-23। हमने यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कुछ पॉइंट और भी आगे लिखा है कि यह नई बैंकिंग व्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में ही लागू की जाएगी। यानी कि यहाँ जो हमने इस प्रश्न में चर्चा किया, देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंक की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर जो कह सकते हैं नई बैंकिंग व्यवस्था है, ये 2022-23 सत्र से ही स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि इसी वर्ष से। हमारा अगला पॉइंट है कि 75 वर्षों को चिन्हित करते हुए, यानी कि 75वें वर्ष को चिन्हित करते हुए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है और इनकी स्थापना वाणिज्यिक बैंक करेगी। अब यहाँ पर देखिए 75 वर्ष हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, तो 75वें वर्ष यानी कि आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 2021 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कर सकते हैं वर्षगांठ मनाया है, यानी कि 75 वर्ष आज़ादी का पूरा हुआ। इसी अवसर पर देश के भिन्न भिन्न कोनों में बहुत सारे कर सकते हैं घोषणाएं हुई है और बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं और बहुत सारे मतलब कार्य की मतलब दिशा में योजना को भी क्रियान्वयन किया गया है। इसी पहल को ध्यान रखते हुए हाल ही में इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 75 जिलों यानी कि देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक खोले जाने की भी घोषणा की गई है। अब यहाँ पर हमारा अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड नॉर्थ साउंड एंटीगुआ में खेले गए अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ये आपको ध्यान रखना है, भारत ने इस खिताब को 5वीं बार अपने नाम किया है। प्रश्न यहाँ पे आपसे कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि उपविजेता टीम 2022 में कौन रहा। आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड इसका उपविजेता है और कहाँ ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ। कई सारे प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है भारत ने इस ट्रॉफी को 5 बार जीता है। भारत के बाद अगर हम बात करें अन्य देशों की, तो भारत के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने इस टूर्नामेंट को दो बार जीता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने इस ट्रॉफी को 2 बार जीता है। वहीं पर अन्य देशों की बात करें तो वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें भी इस टूर्नामेंट को एक बार जीत चुकी है। इसके अलावा जो और भी कई सारे देश हैं, खास करके न्यूजीलैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया और उसके बाद कह सकते हैं श्रीलंका हो गया, ये सभी देश इस ट्रॉफी को एक भी बार नहीं जीते हैं। हालांकि अंडर
अंडर-19 विश्व क्रिकेट टूर्नामेंट से जो संबंधित एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप इसको देख सकते हैं। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर दिया है। इसके इतिहास को हमने यहाँ पर दर्शाया इस वीडियो में। 1988 से लेकर के 2022 तक का सफर भारत की दृष्टिकोण से कैसे रहा है अंडर-19 में, ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर हमने आपको पॉइंट वाइज डिटेल में बताया है। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं दोबारा आपको यहाँ से किसी भी टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को टॉपिक स्टडी के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। चलते हैं आज के यहाँ पर अगले प्रश्न पे। लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है आगामी 67वें बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम के लिए। यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज है जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम में देना है। साथ ही आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा और इसके अलावा कंप्लीट जानकारी जो यहाँ पर इससे संबंधित है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है कि हाल ही में 92 वर्ष की अवस्था में स्वर कोकिला नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय महान हस्ती का निधन हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में, और ये कोरोना संक्रमित थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध महान भारतीय गायिका लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को, यहाँ पे देखिए 2022 होगा, 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमण के बाद निधन हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कोरोना संक्रमण की वजह से 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ है। और उनका जन्म की अगर हम बात करें तो 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। अब यहाँ पर एक वर्ष आया है 1929। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था। देखते हैं कितने लोगों को पता है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। कोई चीटिंग नहीं करना, आप मुझे ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी की उपलब्धियां और पुरस्कार की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से ये एक हॉट टॉपिक बनता है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है इनके लाइफ से संबंधित वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। 1969 में पद्म भूषण सम्मान से, जो कि आपको ध्यान रखना पद्म भूषण जो सम्मान है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और फिर 2001 में भारत रत्न, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य पुरस्कारों की बात करें तो साथ ही 1972, 1974 और 1990 में पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा कह सकते हैं और भी कई सारे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तकरीबन 100 से अधिक उपलब्धियां इनके नाम दर्ज है। वो सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो इसका व्यवस्था है बीपीएससी मेकर ऐप पर, आप वहाँ पर जाकर के डेली बेसिस पर ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम कीमत पर वहाँ पर आपके लिए सभी चीज़ें उपलब्ध है। बीपीएससी जैसे एग्जाम पर हमारा चैनल केंद्रित है। बीपीएससी मेकर ऐप जो है पूर्ण रूप से बिहार की परीक्षाओं पर आधारित है। यहाँ पर आप बेहतर क्वालिटी का मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आप अभी आपका एग्जाम नज़दीक में है, बीपीएससी एग्जाम खास करके, तो ऐसे में तैयारी को आप जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि आपके पास 3 महीने का समय है और 3 महीने प्री एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये बेहतर क्वालिटी का, इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। चलिए अब यहाँ पर बात चुके हैं आज के 7वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में पेश बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली कुल आय पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है। ये जानकारी मैंने आपको बजट वाला जो वीडियो चैनल पर अपलोड किया था, बजट का संपूर्ण विश्लेषण, वहां पर मैंने इसकी जानकारी दी थी। वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक स्टडी के अंतर्गत मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था कि जो मतलब आय होंगे क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल करेंसी से, तो यहाँ पर तमाम आय पर 30% तक का टैक्स लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 1 फरवरी 2022 को चौथी बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की, जिसमें अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया। अर्थात अब इसके तहत क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% यानी कि 30% का टैक्स देना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल जानकारी आपको बजट वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारा अगला है 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस अमर अता बंदयाल इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में जस्टिस अमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। हालांकि इससे पहले वे लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
तो ये आपको ध्यान रखना। अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बने हैं 28वें न्यायाधीश हैं जस्टिस अमर अता बंदयाल। अगर भारत के दृष्टिकोण से हम इसे देखें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जबकि भारत में वरिष्ठ जस्टिस एन वी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमना। चलते हैं अगले 90 प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि किस भारतीय को हाल ही में प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीरज चोपड़ा को इसमें कह सकते हैं नामांकित किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, बल्कि इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया, फिर कह सकते हैं नामांकित किया गया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। हालांकि इस साल पुरस्कारों के 7 वर्गों के लिए 1300 से अधिक हस्तियों को नामांकित किया गया। तो 1300 से अधिक हस्तियों की सूची में भारत के कह सकते हैं नीरज चोपड़ा भी शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर हमने अगले पॉइंट में नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा है कि नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। आपको ध्यान रखना है, ये टोक्यो ओलंपिक जो था ये 2020 वाला संस्करण था, जो कि 2021 में आयोजित हुआ था कोरोना संक्रमण की वजह से। इसीलिए यहाँ पर हमने 2020-21 लिखा है और इससे मतलब कह सकते हैं ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था नीरज चोपड़ा ने। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका सही उत्तर होगा रमेश देव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हिंदी और मराठी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता रमेश देव का मुंबई में 93 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। 1962 में आई फिल्म आरती उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। लता मंगेशकर जी का जो भी हाल ही में निधन हुआ, ये 92 वर्ष की आयु में हुआ है। लेकिन लता मंगेशकर की अगर जीवनी आप पढ़ेंगे तो उनके जीवनी के बारे में पढ़ते इसमें आपको ये एहसास होगा कि शुरुआती के या कह सकते हैं इनकी जिंदगी के शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने अभिनय में भी कह सकते हैं अपनी रुचि दिखाई थी। तो आप लोग जीवनी जरूर पढ़िएगा, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें वहां से आप सीख कर अपने लाइफ में भी उस चीज को अपना सकते हैं। तो भारत के जो भी महान हस्ती या फिर कह सकते हैं विश्व के जो भी महान हस्ती हैं, आप लोग उनका जीवनी अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। चलते हैं आज के हम यहाँ पर 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे की तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना और उपचार पर ध्यान केंद्रित करना आदि है। इसी को लेकर के प्रत्येक कह सकते हैं 4 फरवरी को ये मतलब मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम की हमने चर्चा की है कि विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्लोज द केयर गैप है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत की अगर हम चर्चा करें तो विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में पेरिस में आयोजित कैंसर के खिलाफ पहले विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी और तभी से यह प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता आ रहा है। अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस वर्ष तक सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2025 तक। आपको बता दूं कि शहर की तरह गांव में भी सभी प्रकार की ई सेवाएं मुहैया कराने के लिए अब निजी सहकारी सहभागिता यानी कि पीपीपी के आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी और बजट घोषणा के मुताबिक वर्ष 2025 तक सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का काम पूरा किया जाएगा और इसके तहत भारत नेट परियोजना के तहत पिछले 7 साल से देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश जारी है। इसको लेकर के पहले जो घोषणा की गई थी कि 2022 में सभी गांवों में ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन अब ये बढ़ा करके बजट सत्र में जो किया गया है ये 2025 किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार विधानसभा बजट सत्र कब से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 50 प्रैक्टिस सेट इसमें होंगे, सभी प्रश्नों का विश्लेषण आपका होगा, इसका पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू तो डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का यहाँ पर सीरीज चलता है उसका नोट्स यहाँ पर आपको मिलेगा। बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाओं से जो करंट अफेयर्स का डेली नोट्स हमारा बनता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। संपूर्ण बिहार जी के 2 वॉल्यूम में आपको मिलेगा। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा और भी कई सारे मटेरियल है जो कि आप यहाँ से बीपीएससी मेकर ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपके तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।